Good morning to dear students and welcome back again my YouTube चैनल। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंजाइम्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम एंजाइम का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इससे पहले दो वीडियो जो है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में मैंने एंजाइम से रिलेटेड आपको डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके बारे में एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम एंजाइम से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है एंजाइम के, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के जो हमारे एंजाइम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो है, सबसे पहला जो है एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। देन उसके बाद में है एंजाइमों की नामकरण पद्धति। तो एंजाइमों के क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो टेम्परेचर के बारे में, पीएच है, क्रियाधरों की सांद्रता है, एंजाइम की सांद्रता है और उत्पाद की सांद्रता। इस प्रकार से एंजाइम जो है उनकी क्रिया को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। एंजाइमों की नामकरण पद्धति कौन कौन सी है, किस प्रकार से एंजाइम जो होते हैं उनका नामकरण किया जाता है, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे एंजाइमों का वर्गीकरण। एंजाइम जो होते हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो एंजाइमों के वर्गीकरण की भी अलग अलग पद्धतियां हैं, जिसमें से दो मुख्य पद्धतियां हैं कि क्रियाधर के आधार पर, कि क्रियाधर जिस अभिक्रिया में वो भाग ले रहे हैं या जिस अभिक्रिया को कर रहे हैं, तो वो क्रियाकारक जो है वो क्रियाकारक किस प्रकार की अभिक्रिया कर रहा है, तो उसके आधार पर। और दूसरा जो वर्गीकरण है वो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रणाली है उसके आधार पर, जिसको IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो है, उसके आधार पर एंजाइम का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। तो इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। इससे पहले वाले दो वीडियो में मैंने एंजाइम्स के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ बता रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप उन वीडियो को देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में हम आज जो है वो इन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। अब देखिए, एंजाइम जो है उसकी क्रिया को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, तो उन कारकों में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, तापमान के बारे में। तो तापमान क्या होता है, तो आप जानते हो कि एंजाइम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। तो प्रोटीन प्रकृति के कारण होने के कारण ये एंजाइम जो होते हैं वो तापमान के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। अगर हम देखें तो एंजाइम की क्रिया के लिए अनुकूलतम तापमान जो होता है वो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है। और प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में जैसे जैसे वृद्धि होती है तो एंजाइम की क्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है, वो 2 से 2.5 गुना जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से तापमान जो होता है एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करता है। परंतु इसमें ये बता रखा है कि 35 डिग्री से अधिक तापमान हो जाएगा तो एंजाइम जो होता है उसकी क्रिया कैसी हो जाती है, विकृत होने लग जाती है, क्योंकि एंजाइम का प्रोटीन भाग जो होता है वो 35 डिग्री से अधिक तापमान पर कार्य नहीं करता है। तो इस तरह से एंजाइम की क्रिया को तापमान प्रभावित करता है। अब पीएच की बात करते हैं तो अनुकूलतम पीएच जो होती है 5 से 7.5 होती है। इसके अलावा एंजाइम जो होते हैं वो कम पीएच पे भी कार्य करते हैं, कुछ एंजाइम स्पेशल होते हैं, कुछ इससे अधिक पीएच, पर अनुकूलतम जो पीएच होती है वो 5 से 7.5 होती है। अब हम बात करते हैं क्रियाधरों की सांद्रता। तो क्रियाधरों की सांद्रता जो होती है वो एंजाइम को 3 प्रकार से प्रभावित करती है। एक तो क्रियाधरों की सांद्रता बिल्कुल कम हो, निम्न हो, दूसरी हो श्रेष्ठतम, ऑप्टिमम, और तीसरी हो अधिकतम हो। अगर हम बात करें निम्न सांद्रता पर, तो निम्न सांद्रता पर एंजाइम जो होती है उसकी क्रिया की गति जो होती है कम हो जाती है, क्योंकि एंजाइम अणु की सतह पर जितने भी स्थित जो सक्रिय स्थल है उन पर क्रियाधर अणुओं का संयोग जो होता है वो नहीं हो पाता है। और अगर जैसे जैसे सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की गति भी क्या होती है, बढ़ती है, और एक निश्चित सांद्रता जो होती है उस पर अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है, स्थिर हो जाती है। और पर्याप्त सांद्रता पर होने वाली अधिकतम गति जो होती है उसको हम कहते हैं अधिकतम वेग। अब एंजाइम की सांद्रता की बात करते हैं तो एंजाइम की सांद्रता जो होती है वो क्रियाधर की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। क्रियाधर की सांद्रता जितनी अधिक होगी तो एंजाइम की सांद्रता जो होती है वो भी उसके अनुक्रमानुपाती होती है और अभिक्रिया की गति भी वैसे ही होगी। अब एंजाइम निरोधक तथा विष। तो एंजाइम निरोधक क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एंजाइम निरोधक। ये निरोधक क्या करते हैं, ये एंजाइम के सक्रिय स्थल जो होते हैं
उनसे जुड़ जाते हैं। और सक्रिय स्थल से जुड़ने के बाद ही क्या करते हैं, जैसे ही सक्रिय स्थल से जुड़ेंगे तो नेचुरली, क्योंकि सक्रिय स्थल से क्रियाकारक आके जुड़ते हैं तो क्रियाकारकों की जुड़ने के लिए जगह नहीं बचेगी और ये क्या करते हैं, उनको निष्क्रिय कर देते हैं। अब ये संदमन 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है, प्रतिस्पर्धी और अप्रतिस्पर्धी निरोधक। अब प्रतिस्पर्धी निरोधक की बाद में बात करते हैं हम। तो ऐसे निरोधक जिनके पदार्थों की संरचना क्रियाधर अणुओं से मिलती जुलती है, बिल्कुल क्रियाधर से मिलते जुलते हैं, तो एंजाइम की सक्रिय स्थलों पे जाकर वो जुड़ जाएंगे तो एंजाइम को क्या लगेगा कि क्रियाधर आके जुड़ गए हैं। तो इस तरह से अभिक्रिया जो होती है वो क्या हो जाएगी, उसकी गति जो होगी वो कम हो जाएगी। तो ऐसे निरोधक पदार्थों की संरचना क्रियाधर अणुओं से मिलती जुलती है, अतः ये पदार्थ एंजाइम अणुओं के सक्रिय स्थलों से जुड़ने में क्रियाधर अणुओं से प्रतिस्पर्धा रखते हैं, जिससे एंजाइम की गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है इसमें कि मैलोनिक अम्ल जो होता है वो सक्सिनिक अम्ल का प्रतिस्पर्धा निरोधक होता है। यानी जहाँ पर सक्सिनिक अम्ल कार्य करता है वहाँ पर क्या हो जाता है, अगर मैलोनिक अम्ल आ जाता है तो ये क्या करता है, उसकी जगह पर सक्रिय स्थलों से जुड़ जाता है एंजाइम के और उसकी अभिक्रिया को क्या कर देता है, मंद कर देता है। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है अप्रतिस्पर्धी निरोधक। ये किस प्रकार से एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करते हैं, तो इस प्रकार के निरोधक जो होते हैं वो स्थायी रूप से एंजाइम अणुओं से जुड़कर उसमें संरचनात्मक परिवर्तन ला देते हैं। ये क्या करते हैं, परमानेंटली वहाँ से जुड़ जाते हैं, एंजाइम के जो सक्रिय स्थल है उनसे परमानेंटली जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, एंजाइम के संरचनात्मक परिवर्तन ला देते हैं। ये स्थायी संयोजन एंजाइम अणुओं को क्या कर देते हैं, विकृत कर देते हैं और ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, आविश कहते हैं। और ऐसे पदार्थों की उपस्थिति के कारण अभिक्रिया की गति मंद नहीं होगी बल्कि रुक जाएगी, या अभिक्रिया जो होगी वो समाप्त हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी लगभग। अब ये जो पदार्थ जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो Pb+2, Hg+2 और Ag+2 और साइनाइड। तो ये अस्पर्धी निरोधक के कुछ एग्जाम्पल हैं जो एंजाइम की अभिक्रिया को निरोध कर देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंजाइम की नामकरण पद्धति। तो एंजाइमों का नामकरण जो उसके लिए एक बहुत ही प्रचलित वैज्ञानिक है जिसका नाम है ड्यूक्लॉक्स। उन्होंने क्या किया, एंजाइम जो कार्य कर रहे हैं जिस किसी भी अभिक्रिया पे उसके पीछे एज शब्द जोड़ दिया और इस आधार पर उन्होंने इसका नामकरण किया। अब देखो एंजाइम की नामकरण की प्रचलित जो है वो 2 पद्धतियाँ हैं। पहली है क्रियाधर के आधार पर और दूसरा रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर। अब क्रियाधर के आधार पर बात करते हैं तो आपको उदाहरण दे रखे हैं सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज, प्रोटीएज। यानी सुक्रोज पे कार्य करने वाला एंजाइम सुक्रेज, माल्टोज पे माल्टेज, लैक्टोज पे लैक्टेज, लिपिड पे काम करने वाला लाइपेज और प्रोटीन पे कार्य करने वाला प्रोटीएज है। रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर यानी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो जो है उसको कौन सा एंजाइम जो उस क्रिया पर कार्य कर रहा है, जैसे हाइड्रोलेसिस है तो वो किस पे बंधों को तोड़ने के लिए ऑक्सीडेज ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में कार्बोऑक्सिलेज अभिक्रियाएं जो उनको उत्प्रेरित करने वाले जो एंजाइम होते हैं वो कौन से होते हैं, कार्बोऑक्सिलेज। हाइड्रोलेसिस किस पे, जल के अणुओं या हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के काम आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव रसायन संघ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो इसने एंजाइम के नामकरण की मानक और क्रमबद्ध पद्धति प्रतिपादित की जिसमें उसने क्रियाधर अभिक्रिया जिससे वह उत्प्रेरित करता है का समावेश किया। तो यह इसके अंदर ये उन्हें समावेशित क्यों किया, ताकि उसकी क्रियाधर और अभिक्रिया वो अन्य सूचनाओं का क्या हो पता चले कि कौन सी क्रिया पर एंजाइम कार्य कर रहा है, अभिक्रिया किस प्रकार की है, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता चल जाए। तो वो जो पद्धति है एंजाइम के नामकरण की वो कौन सी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब इसमें आपको जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि हेक्सोकाइनेज है उसका मानक नाम ATPD एक्सो 6 ट्रांसफोरेज है और यूरिकेज का क्या नाम है, यूरेट ऑक्सीजन ऑक्सीडो रिडक्टेज है। तो इस तरह से ये एंजाइम्स के अंतर्राष्ट्रीय नाम है। अब एंजाइमों की वर्गीकरण, तो एंजाइमों का वर्गीकरण जो है IUB इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो है उसने एंजाइमों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया है। पहला कौन सा है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। सेकेंड दे रखा है आपको ट्रांसफरेजेज। उसके बाद में थर्ड है हाइड्रोलेजेज। फोर्थ है लाइजेज। उसके बाद में फिफ्थ दे रखा है आइसोमरेजेज और 6 आपको दे रखा है लाइगेजेज। तो इस तरह से इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो है उसने एंजाइम जो है उनके वर्गीकरण के लिए ये बहुत ही औपचारिक जो है वो पद्धति दी है और इसमें एंजाइमों को टोटल 6 जो है पार्ट में डिवाइड किया गया है और प्रत्येक एंजाइम के लिए एक EC यानी एंजाइम कोड जो है वो दिया जाता है। अब देखिए फर्स्ट जो है ऑक्सीडो रिडक्टेज,
तो ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले, नाम से ही पता चला है ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सी मतलब कि ऑक्सीकरण, रिडक्टेज मतलब अपचयन। तो ऐसे एंजाइम जो कि रिडॉक्स अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया, तो उन पे जो उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम होंगे वो कौन से होंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज। इसका एग्जाम्पल दे रखा है आपको, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और रिडक्टेज। ये 3 एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। ट्रांसफरेसेस, नाम से ही पता चला है, ट्रांसफर मतलब स्थानांतरण। तो क्रिया धरों में हाइड्रोजन के अतिरिक्त किसी भी मूलक या समूह का स्थानांतरण में काम आते हैं ये। इसके एग्जाम्पल आपको दे रखे ट्रांस एमिनेज और ट्रांस फॉस्फेटेज। द नेक्स्ट जो आपको दे रखा है वो है हाइड्रोलेजेस। हाइड्रो वर्ड रिलेटेड है हाइड्रोजन या जल से, तो जल के अणुओं को जोड़ने या तोड़ने, या किसी भी अभिक्रिया के अंदर अगर जल है तो जल का अणु बाहर निकल रहा है या जल का अणु जुड़ रहा है, तो वहाँ पर जो अभिक्रियाएं हो रही है उनको उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, हाइड्रोलेजेस। एग्जाम्पल आपको दे रखा है एस्ट्रेजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, एमाइलेज और न्यूक्लियेजेस। ये एंजाइम छोटे छोटे अणुओं को जोड़कर वृहद आणविक यौगिकों का क्या कर लेते हैं, निर्माण करते हैं। उदाहरण इसका दे रखा है दूसरा फ्यूमेरेजेस और इनोलेज जो होते हैं। तो ये सारे एंजाइम्स जो होते हैं ये हाइड्रोलेजेस प्रकार की अभिक्रियाएं जो होती हैं उनको क्या करते हैं, ये उत्प्रेरित करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रकार के जो हमारे एंजाइम्स हैं वो दे रखे हैं आपको। एंजाइम की कैटेगरी जो है वो है लाइजेज। लाइजेज जो होते हैं ये एंजाइम क्रियाधरों के बीच सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध किसके बीच में होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन फास्फोरस, तो इनके बीच जो उपस्थित सहसंयोजक बंध है उनको क्या करते हैं, तोड़ने के लिए लाइजेज आते हैं। उदाहरण इसका आपको दे रखा है एल्डोलेज। नेक्स्ट दे रखा आइसोमरेज। आइसोमरेज मतलब आइसोमर मतलब समावय, तो जो समावयी अभिक्रियाओं पर काम करेंगे एंजाइम्स वो किस कैटेगरी में आएंगे, आइसोमरेजेस। जैसे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज होता है, तो इसका उदाहरण आपको दे रखा है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। नेक्स्ट एंजाइम जो है वो आपको दे रखा है लाइगेजेस। लाइगेजेस जो होते हैं इस प्रकार के एंजाइम जो होते हैं वो दो यौगिकों के बीच में सहसंयोजक बंधों द्वारा जोड़ने वाली अभिक्रियाओं को, देखो इससे पहले हमने जो लाइगेजेस पढ़ा था वो क्या था, बंधों को तोड़ने के लिए काम आते हैं, जबकि लाइगेजेस क्या होते हैं, बंधों को जोड़ने वाली अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज, सिट्रेस, सिंथेटेज। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एंजाइम के वर्गीकरण जिसमें एंजाइम की 6 कैटेगरीज जो इनको पढ़ा है। तो आपका ये चैप्टर जो है यहीं पर ख़त्म होता है। हमने इस चैप्टर के अंदर आपके एंजाइम से रिलेटेड सारे टॉपिक जो है उनको कवर कर लिया है, जिसमें हमने एंजाइम का इतिहास, एंजाइम की संरचना, उसके बाद में एंजाइमों के विशिष्ट लक्षण, उसके बाद एंजाइम जो होते हैं उनको क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, एंजाइम की क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है, देन उसके बाद में एंजाइमों की नामकरण पद्धति, और लास्ट में हम लोगों ने जो आज पढ़ा टॉपिक वो है एंजाइमों का वर्गीकरण। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो है आपका एंजाइम से रिलेटेड वो यहीं पर समाप्त होता है। और आपको इस चैप्टर में मैंने सारे के सारे टॉपिक जो है वो कवर करवा दिए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।